हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास ट्वेल्थ के लिए लेसन 1 बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर हमारा है जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि और संगठन। इसके आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी मेहनत के द्वारा ये एमसीक्यू बनाए गए हैं ताकि आप लोगों को इस वीडियो से लाभ पहुंच सके परीक्षा की दृष्टि से। आइए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है, भारत में जनसंख्या के आंकड़े कितने वर्ष बाद एकत्रित किए जाते हैं, यानी जनगणना जो होती है प्रत्येक कितने वर्ष बाद होती है। तो सभी जानते हैं 10 वर्ष बाद हमारे भारत में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम जनगणना जो कि अपूर्ण थी, अपूर्ण का मतलब पूरे भारत में यह नहीं की गई थी, किस वर्ष में हुई थी? यह 1872 में हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा करवाई गई थी। फिर पूर्ण जनसंख्या कब हुई जो पूरे भारत में करी गई? वो हुई थी 1881 में। और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या की गणना हो रही है। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, अब कोरोना की वजह से 2021 में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई। नेक्स्ट, 1872 से लेकर और 2011 तक भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15 बार। डायरेक्ट आंसर याद रखो इसका। आज़ादी के बाद से भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कि 1947 के बाद से भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है। तो 7 बार जनगणना हो चुकी है आज़ादी के बाद से। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत की जनसंख्या के प्रथम 10 यानी भारत के जो पहले 10 राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से, उनमें भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यानी पहले जो 10 राज्य हैं उन्हीं में 76% जनसंख्या निवास करती है, बाकी जो 18 राज्य बच गए उनमें कुल 24% जनसंख्या निवास करती है। प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस क्षेत्र का क्या कहते हैं? किसकी परिभाषा थी ये? जनसंख्या घनत्व की। सन 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? 117 प्रति वर्ग किलोमीटर, अर्थात यानी 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कुल 117 व्यक्ति उस समय रहते थे। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ध्यान से देखना बेटा, जनसंख्या नहीं पूछ रहा, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात आए तो वो बिहार का सबसे ज़्यादा है। कितना? 1102 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी पूरे देश का और बिहार का देखो कितना फ़र्क है। पूरे देश का कितना? 382। अभी पढ़ेंगे हम आगे। भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 17 ही लोग रहते हैं वहाँ पर। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? दिल्ली का है, 11,297 वर्ग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और बल्कि दिल्ली का है लगभग विश्व का सबसे ज़्यादा, आप इसको कह सकते हो। किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यह है अंडमान निकोबार का, सबसे कम है। निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं है? यूपी, बिहार, केरल, अंडमान निकोबार, इसी का सबसे कम है। किसी प्रदेश में किसी निश्चित समय अवधि के दौरान वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसकी परिभाषा थी ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा थी, क्योंकि लोगों की संख्या में जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, यानी जनसंख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। निम्न में से किस दशक में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक पाई गई थी, यानी घट गई थी? वो बस एक यही हमारा दशक था 1911 से 1920 का, जब जनसंख्या घटी थी। जब से जनसंख्या गणना शुरू हुई है सिर्फ यही एक 10 साल हैं जब जनसंख्या घटी है, वरना कभी भी जनसंख्या हमारी घटी नहीं है। प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष किसको माना जाता है? 1921 को, क्योंकि इसके बाद भारत की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई थी। प्रवस्था गय यानी 1951 से 1981 के जो 30 साल हैं के दौरान भारत की जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी? वो थी 2.2%, बहुत उच्च थी। और यह वही अवधि है जब जिसको हम जनसंख्या विस्फोट के नाम से जानते हैं।
किस वर्ष को महान द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है? 1951 को। 1921 को पहला और 1951 को इसलिए क्योंकि 1951 के बाद तब तक देश आज़ाद हो चुका था और जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, एकदम जनसंख्या विस्फोट की अवधि आ गई थी। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2025 तक लगभग कितनी हो जाएगी? 135 करोड़ का अनुमान है उनका। किस आयु वर्ग को भारत में किशोर जनसंख्या माना जाता है? 10 से 19 वर्ष की जो आयु है उसको किशोर जनसंख्या माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर जनसंख्या कुल कितने प्रतिशत थी? 20.9%। फरवरी 2014 में भारत के युवाओं को ध्यान में रखते हुए उनके समग्र विकास एवं क्षमताओं के उपयोग हेतु बनाई गई नीति का नाम राष्ट्रीय युवा नीति NYP, नेशनल यूथ पॉलिसी। राष्ट्रीय युवा नीति किस आयु वर्ग को युवा के रूप में, यानी ये जो नीति थी ये किस आयु वर्ग को युवा के रूप में कहती है? ये कहती है 15 से 29 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनको युवा मानती है। जनसंख्या संगठन में जनसंख्या की किस सामाजिक विशेषता का वर्णन नहीं किया जाता? आयु एवं लिंग का किया जाता है, जनजातियों का भी किया जाता है, वैवाहिक स्थिति का भी किया जाता है, जनसंख्या वृद्धि का नहीं किया जाता। जनसंख्या वृद्धि एक अपना अपना अलग टॉपिक है, वो जनसंख्या संगठन के अंदर नहीं आता। किस जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं? जो गांव में रहती है। गांव में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण, शहर में रहने वाली को शहरी या नगरीय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 31.2%। अगर ये नगरीय है तो ग्रामीण कितनी हो जाएगी? 68.8। आगे क्वेश्चन आएगा भी ऐसा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बसे हुए गांव कितने? बसे हुए जिनमें लोग वगैरह रहते हैं वो हैं इतने, और टोटल गांव जो हैं वो है 640,867। ये टोटल गांव हैं और उनमें से बसे हुए इतने हैं। पश्चिम राजस्थान के कच्छ के रण में कितनी जनसंख्या तक के लोगों की संख्या के गांव हैं? यानी वहाँ जो गांव हैं मिनिमम कितनी हैं वहाँ पर? मतलब 200 लोग तक के संख्या वाले गांव भी पाए जाते हैं, क्योंकि विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं ये। विरल का मतलब कम। ग्रियर्सन के अनुसार देश में कितनी भाषाएं और बोलियां हैं? 179 भाषाएं एवं बोलियां हैं। ये ग्रियर्सन साहब ने 1930 के आसपास अपना सर्वे करा था, उसमें इन्होंने पता लगाया कि भारत में 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत हिंदू धर्म के लोग रहते हैं? 79.8%। किसी जनसंख्या में कार्यशील श्रमिकों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या दर्शाता है? किसकी परिभाषा है? यह श्रम की प्रतिभागिता दर। कार्यशील जनसंख्या जो श्रमिक, मुख्य श्रमिक और श्रमिक आते हैं जिसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पानीपत हरियाणा से हुई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके उनका मूल्यांकन कीजिए एवं दिए गए विकल्पों का उचित विकल्प चुनें। पहला कथन है भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके जो सीमित संसाधन पर दबाव डालती है। सही बात है। और देश में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सही हैं, बल्कि दूसरा जो कथन है पहले कथन को क्या करता है? उचित तर्क प्रस्तुत करता है, यानी कि इसका ये वाला आंसर होगा सेकंड। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प जनसंख्या अनुसार राज्यों के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? देखो सबसे इस वाले में देखो सबसे कम बिहार, फिर उससे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, उससे ज़्यादा महाराष्ट्र और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। आपको बीच चीज़ों पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, नीचे बच्चे पटाखे चला रहे हैं, कल दशहरा है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दोनों के बीच कारण प्रभाव संबंधों को समझने का प्रयत्न कीजिए और विकल्पों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। पहला है उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या यानी जहाँ कम थी वह अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकेंद्र यानी वहाँ मध्यम स्तर से उच्च स्तर की जनसंख्या वहाँ पर हो गई है। सिंचाई का विकास, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता और परिवहन जाल इस विकास का प्रमुख कारण हैं। ये जनसंख्या बढ़ी है वहाँ से। सही बात है।
दोनों कथन सही हैं। कथन 2 एक के लिए उचित कारण प्रस्तुत करता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर में बड़ी संख्या में ग्रामीण से नगरीय प्रवास के लिए उत्तरदायी कारण निम्न में से कौन सा है? इसमें से औद्योगिक विकास और नगरीकरण इन शहरों में बहुत तेज़ी से हुआ है। ये गांव से नगरीय प्रवास के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से किस कारण किसी स्थान के जनसंख्या घनत्व को जाना जाता है? यानी किसी स्थान के जनसंख्या घनत्व को जानने की क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें? इसका कारण पहला ही है कि इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण, यानी जनसंख्या किस तरह से किसी स्थान पर फैली हुई है उसको बेहतर ढंग से समझने में हमारे को सहायता मिलती है। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का कम घनत्व पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी मिलान करने हैं, हम आपको सीधे मिलान करके दिखाते हैं। देखो 1901 से 1921 की जो अवधि थी इसको प्रवस्था क्या बोला गया था? ये जनसंख्या की रुद्र वृद्धि थी। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि की रुद्र अथवा व्यवस्था थी ये, तो रुकी हुई थी उस टाइम पर वृद्धि। अब 1921 से 1951 वाला जो दौर आया इसमें स्थिर वृद्धि हो गई, बढ़ी तो सही लेकिन कम हो गई। 1951 से ये तो जनसंख्या विस्फोट के लिए जाना जाता है, और 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि तो ऊंची है लेकिन दर है लेकिन दर इसकी घट रही है। इसको इससे मिला देंगे, बस ये मिलान हो गया। जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऐसे नीचे आंसर लिखे होंगे, आपको टिक करना होगा। इनमें से कौन सी विशेषता जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था घ कौन सी 1981 के बाद की प्रवस्था घ जो है वो 1981 के बाद से अब तक चली आ रही है, संबंधित नहीं है? अत्यंत धीमी वृद्धि दर, ये संबंधित नहीं है। वृद्धि तो दर सही बनी हुई है। विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि हो गई, यहाँ पर सही बात है। जीवन की गुणवत्ता भी सही हो गई है। स्त्री शिक्षा में भी सुधार हुआ है 1981 के बाद, लेकिन अत्यंत वृद्धि धीमी नहीं है। यहाँ पर कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है निम्न में से? तो देखो केरल न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, सही बात है। प्रवास अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि, ये भी सही बात है। और अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ये गलत है। अंडमान और निकोबार में तो सबसे कम है। ठीक है, निम्न पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, राजस्थान में क्या हुआ? सिंचाई का विकास हुआ। झारखंड में क्या हुआ? खनिज एवं ऊर्जा। प्रायद्वीपीय राज्यों में परिवहन का जाल, और उत्तरी मैदान में उपजाऊ भूमि और मृदा। निम्न में से किस राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है? बिहार और सिक्किम में ग्रामीण जनसंख्या काफ़ी है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर के तेज़ी से बढ़ने के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी हैं? समृद्ध और आर्थिक विकास, ये भी सही है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी दशा में सुधार, ये भी सही है। सरकारी प्रोत्साहन, ये गलत है। सरकारी प्रोत्साहन तो गांवों में ज़्यादा दिया जाता है शहरों की बजाय, तो पहले 2 सही हैं, केवल प्रथम 2 हमारे सही हैं। आधुनिक भारत के संदर्भ में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। अनुसूचित भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा निम्न में से कौन सी है? हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आस्ट्रिक, मान खमेर, सही बात है ये। चीनी तिब्बत, उत्तरी असम, ये भी सही बात है। भारतीय यूरोपीय दर्दी, ये भी सही। द्रविड़ और मुंडा, ये गलत है। मुंडा जो है, मुंडा भी हमारा आस्ट्रिक भाषा से ही आता है, तो ये हमारा सही आंसर है। मुंडा भी आस्ट्रिक में ही आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर उनको समझिए और सही विकल्प चुनिए। भारत में आर्थिक विकास के निम्न स्तरों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है, सही बात है बिल्कुल। निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन उनको करने के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है, ये भी सही बात है। तो वही है, कथन दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की उचित व्याख्या करता है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान से कौन सा बिंदु संबंधित नहीं है? आप इसको सबको पढ़ लेना। लिंग के आधार पर कार्य विभाजन, ये गलत है। इसमें लिंग के यानी मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर के हिसाब से काम को विभाजित नहीं करना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। बाकी ऊपर तीनों जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही हैं। निम्न में से कौन सा कारण ग्रामीण जनसंख्या के सांद्रण को नियंत्रित करता है? कौन सा करता है जी? अंतर्राज्य और अंतर्राज्य दोनों स्तरों पर नगरीकरण का सापेक्षिक परिणाम और ग्रामीण नगरीय प्रवास का विस्तार, तो केवल प्रथम 2।
वर्ष 2015 में किसानों के उचित मार्गदर्शन तथा उनके गुणों के बेहतर विकास के लिए सरकार ने निम्न में से किन कार्यक्रमों से संबंधित नीति बनाई? कौशल विकास और उद्यमिता। कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपके स्कूलों में चल भी रहा है। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो सब बता देंगे, उत्तर प्रदेश। निम्न में कौन सा कारक प्रमुख रूप से जनसंख्या वितरण यानी जनसंख्या के फैलाव के प्रतिरूपों से निर्धारित नहीं है? लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का कोई मतलब, लिंग अनुपात तो जनसंख्या संगठन में आता है, जनसंख्या वितरण में नहीं आता। निम्न में से कौन से प्रदेश सदा ही विशाल जनसंख्या कौन से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या हमेशा ज़्यादा रही है? वो कौन से हैं? नदीय मैदान और तटीय क्षेत्र, जहाँ पर नदियाँ पाई जाती हैं और जहाँ समुद्र तट हैं, ये हमेशा से ही ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र रहे हैं। अब नीचे दो कथन, इनको विचार कीजिए और अपना उत्तर चुनिए। भारत के नदीय मैदानों और अन्य प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा? भारत के नदी मैदानों और अन्य प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण, क्योंकि इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यहाँ पर ज़्यादा किया जा रहा है तो इनमें कमी आई है। मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण इन प्रदेशों में जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। ये भी सही बात है। ठीक है, तो क्या नाम है, दोनों कथन सही हैं इसके। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। अभी हमने ऊपर पढ़ा था 1951 में कितना था? वो था 117। देखो कितना फ़र्क आ चुका है 50 सालों में लगभग। निम्न में से किस उत्तर पूर्व राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है? सिर्फ असम में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का अभिप्रेरित घटक है? प्रवास। अब ये फिर से दो कथन आ गए, दोनों पर पढ़ो और सही उत्तर चुनो। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी। सही बात है। ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन दर की अधोन्मुखी होता है, वैसे ही है, अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाए। बिल्कुल सही बात है, दोनों कथन सही हैं और कथन दो जो है कथन एक के लिए उचित कारण प्रस्तुत करता है। आगे देखो जी, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत गांवों में रहता था? 68.8, क्योंकि 31.2% तो नगरों में रहता है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है? दादरा और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या हमारी रहती है। निम्न में से किन क्षेत्रों में नगरीकरण का स्तर ऊंचा बना हुआ है? कहाँ बना हुआ है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो हैं, मैदानी क्षेत्रों में वहाँ पर नगरीकरण ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं भारत में सबसे कम बोली जाती है? संस्कृत, बोडो और कश्मीरी, ये सबसे कम बोली जाती हैं। भारत का सबसे छोटा धार्मिक समूह जैन और बौद्ध। ठीक है, बाकी मुस्लिम ज़्यादा हैं, ईसाई भी ज़्यादा हैं, ईसाई भी ज़्यादा हैं। जहाँ भी ईसाई आएगा तो वो तो हो ही नहीं सकता, मुस्लिम भी काफ़ी हैं, तो जैन और बौद्ध बहुत कम हैं। निम्न में किस व्यक्ति को मुख्य श्रेणी में लाते हैं जो वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है? वह मुख्य श्रेणी में आएगा। किस राज्य में नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है? गोवा में और महाराष्ट्र में। तो बस ये कुछ MCQ हमने बनाए थे जो आपके साथ डिस्कस करें हैं। इनके अलावा आप और भी अपने आप MCQ बना सकते हैं, क्योंकि MCQ एक लाइन में से कई MCQ बन जाते हैं अगर हम बनाना चाहें तो, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी MCQ इसमें कवर कर लिए हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, इन MCQ को अपने कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के समय पर वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, सगे संबंधियों जो भी इसका लाभ ले सकते हैं सबको इसके बारे में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।